अध्याय 209 अर्थहीन मूल्यांकन। अंतर्राष्ट्रीय भूत मास्टर की नियुक्ति समारोह। रोहित ड्राइविंग कर रहा था, जयपुर शहर में निर्धारित स्थान की ओर बढ़ रहा था। पूनम से जो उसने सीखा था उसके अनुसार जयपुर शहर के प्रभारी के पद के लिए मूल्यांकन काफ़ी सख्त था। एक भूत मास्टर होने के अलावा मानसिक स्थिति का मूल्यांकन और व्यक्तित्व का आकलन दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण थे। आखिरकार एक शहर की असामान्य घटनाओं से निपटते समय किसी के पास अत्यधिक शक्ति भी होती है और नियुक्ति में कोई भी समस्या एक शहर के लिए अकल्पनीय आपदाएं ला सकती है। हालांकि रोहित विशेष मामलों के कार्यालय से संबंधित था। जयपुर शहर में अंकुश के रूप में एक भूत मास्टर होने के बावजूद वह दूसरा भूत मास्टर बन गया था। उच्चाधिकारियों की सहमति का कारण वास्तव में रोहित के कई गुणों के कारण था। चाहे वह भूत दरवाजे के खटखटाने की घटना, भूत छाया की घटना या हुंदगांव की घटना हो, सभी ने उसकी व्यक्तिगत क्षमता को पूरी तरह से दिखाया। और भूत मास्टर्स अनिकेत, साथ ही पहले की सुनीता का बचाव भी रोहित के मामलों को संभालने के तरीके के लिए उच्च प्रशंसा हासिल कर चुका था। एक भूत मास्टर जो अन्य भूत मास्टर्स को बचा सकता था और विभिन्न परेशानी भरी असामान्य घटनाओं को हल कर सकता था, स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति था जिसे उच्चाधिकारी अनदेखा नहीं करेंगे। अगर रोहित की अत्यधिक उग्र भूतों की शक्ति के उपयोग के कारण जयपुर शहर का प्रमुख बनने की अनिच्छा नहीं होती तो उसकी नियुक्ति अब तक विलंबित नहीं हुई होती। हम पहुंच गए हैं, ये जगह है। रोहित की कार एक नगर निगम के सरकारी भवन के सामने रुकी। नियुक्ति का स्थान ठीक यहीं था। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, कोई पहले से ही इंतजार कर रहा था। क्या आप रोहित हैं, मिस्टर रोहित? एक सूट पहने मध्यम आयु का व्यक्ति जो एक सिविल सेवक जैसा लगता था, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। मैं हूं, रोहित ने कहा। उच्चाधिकारियों ने सब कुछ समझा दिया है, कृपया इस तरफ मेरे पीछे आएं, मिस्टर रोहित, सिविल सेवक ने कहा। रोहित ने सिर हिलाया। वह व्यक्ति सरकारी भवन में प्रवेश नहीं किया, बल्कि बदलकर पास के एक छोटे, स्वतंत्र रिसेप्शन रूम की ओर चला गया। क्या नियुक्ति नगर निगम के सरकारी भवन में नहीं है? उसने पूछा। मुझे इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, मैं सिर्फ मिस्टर रोहित को रिसेप्शन रूम तक लाने के लिए जिम्मेदार हूं। बाकी सब कुछ मेरे हाथ से बाहर है, सिविल सेवक ने जवाब दिया। रोहित ने आगे नहीं पूछा। जल्द ही वह रिसेप्शन रूम में पहुंचा, जहां अंदर और बाहर दोनों जगह गार्ड खड़े थे, लाइव गोला बारूद के साथ एक कुछ तनावपूर्ण माहौल बना रहे थे। ये रिसेप्शन रूम बाहर से ढीला था लेकिन अंदर से सख्त। इजाज़त के बिना साधारण लोगों के लिए प्रवेश करना बिल्कुल असंभव था। एक कार्यालय में प्रवेश करने के बाद रोहित ने एक कुछ उदास व्यक्ति को देखा जो 30 के दशक में लगता था, जम्हाई लेते हुए और डेस्क पर झुककर ईमानदारी से कागज से बने एक मेढक के साथ खेल रहा था। मेढक के पीछे के हिस्से पर दबाव डाल रहा था, जिससे वह उछल रहा था। खट खट टिल्ड, सिविल सेवक ने कहा। मिस्टर गिरी, मैं रोहित को ले आया हूँ। व्यक्ति यहाँ है। बहुत अच्छा, अब तुम जा सकते हो। गिरी ने जल्दी से सिर उठाकर देखा, फिर तुरंत डेस्क पर कागज के मेढक को दूर रख दिया। ओह, और अगर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है तो मुझे परेशान मत करना। मेरी इजाज़त के बिना किसी को भी इस कार्यालय के करीब आने की अनुमति नहीं है, जयपुर शहर के नेताओं को शामिल करते हुए। समझ गया, मिस्टर गिरी। रोहित ने उस व्यक्ति को देखा। एक सहज ज्ञान ने उसे बताया कि यह गिरी भी एक भूत मास्टर था। हालांकि खतरे का स्तर कम था और भूत आंख ने मजबूत प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पिछले पवन कुमार से भी कम उल्लेखनीय था। बैठो, गिरी सीधा हुआ और चारों ओर इशारा किया, घबराओ मत। इस बार की समीक्षा काफ़ी आरामदायक है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं अभी भी पूरी करनी हैं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं? साथ ही एक याद दिलाने के रूप में ये बातचीत रिकॉर्ड की जाएगी। यह कोई मायने नहीं रखता। जो तुम पूछना चाहते हो पूछो, बस मेरा बहुत ज्यादा समय मत लो, रोहित ने कहा। नाम? गिरी ने पूछा। रोहित। लिंग? पुरुष। उत्पत्ति का स्थान? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित ने कहा। तुम वह जानकारी देख सकते हो। बस नियमित है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गिरी ने कहा। तुम जयपुर शहर के प्रभारी क्यों बनना चुनते हो? विश्व शांति के लिए। तुम कितने समय से एक भूत मास्टर हो? बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा। तुम बहुत छोटे लगते हो। क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका है? क्या तुमने बसने के बारे में सोचा है? रोहित ने कहा। क्या ये सवाल महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण। क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका है और क्या तुम बसने के लिए तैयार हो? यह एक भूत मास्टर की मानसिक स्थिति से संबंधित है, इसलिए कृपया ईमानदारी से जवाब दो, गिरी ने कहा। अभी तक इस पर विचार नहीं किया है, रोहित ने कहा। तो तुमने इस पर विचार किया है?
गिरी ने जारी रखा, निम्नलिखित चित्रों में से तुम किस प्रकार की महिला को पसंद करते हो? फिर उसने चित्रों का एक ढेर निकाला और उन्हें एक एक करके मेज पर रख दिया। कुल 10 चित्र थे और चित्रों में महिलाएं वास्तविक नहीं लगती थीं, वे संभवतः कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गई थीं। इसके अलावा प्रत्येक चित्र में अलग अलग कपड़ों, दिखावटों, शरीर के आकार और व्यवहार वाली महिलाएं दिखाई गईं। इसे साफ साफ कहने के लिए परिपक्व और गरिमापूर्ण, सुशील, छात्र जैसी, प्यारी और इसी तरह के प्रकार थे। बच्चे चुनाव करते हैं, एक आदमी स्वाभाविक रूप से उन सब को चाहता है, रोहित ने कहा। गिरी ने कुछ आश्चर्य के साथ रोहित को देखा लेकिन आखिरकार थोड़ा परेशान महसूस किया। धत, ऐसा जवाब था और उसने खुद क्यों नहीं सोचा था, जिससे वह उस समय 2 घंटे से अधिक परेशान रहा था। अगले कुछ क्षमता परीक्षण प्रश्न हैं, मुख्य रूप से तुम्हारी आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं का आकलन करने के लिए। मुझे बताओ, जब 5 लोग तुम्हारी ओर दौड़ रहे हों और उनमें से एक भूत हो, तुम्हारी बंदूक में केवल 2 गोलियां हों और यह मानते हुए कि गोलियां भूतों को मार सकती हैं, तुम हाथ में मौजूदा स्थिति से कैसे निपटोगे? फिर उसने एक और चित्र निकाला। फोटो का पृष्ठभूमि एक धुंधला और अंधेरा शहर था, जो एक उजाड़ प्रलय के बाद का दृश्य दर्शाता था। उस पर एक व्यक्ति सड़क के बीच में खड़ा है, बंदूक तानकर सड़क के पार से इस तरफ दौड़ते हुए 5 जीवित बचे लोगों पर। एक जीवित बचा सूट में एक ऑफिस कर्मचारी है, एक किराना खरीद कर लौटती एक महिला है, एक स्कूल से घर लौटता हुआ बैकपैक वाला बच्चा है, एक चौंकाने वाली खूबसूरत महिला है और एक झुर्रीदार चेहरे वाली एक बूढ़ी महिला है। यह एक खुला प्रश्न है जिसमें कोई निश्चित उत्तर नहीं है, गिरी ने कहा। मुड़ो और भागो, वे 5 भूत हैं, रोहित ने फोटो को देखा और उदासीनता से कहा। गिरी ने आश्चर्य व्यक्त किया, अपने तर्क को समझाओ। क्या समझाने की जरूरत है? जो कोई मूर्ख नहीं है, उसके लिए देखना मुश्किल नहीं है। पहला वाला, एक ब्रीफकेस के साथ सूट पहने हुए, ऐसा लगता है जैसे वह काम पर जा रहा हो, लेकिन पृष्ठभूमि का शहर पहले ही अतिग्रहित हो चुका होगा। किसी के लिए काम पर जाना, किराना खरीदना, एक बच्चे का स्कूल जाना और उस महिला के लिए अत्यधिक होना असंभव है। वह सुंदर है लेकिन संदिग्ध रूप से साफ है, यहाँ तक कि उसका मेकअप भी खराब नहीं हुआ है। वह बूढ़ी महिला संदिग्ध नहीं होनी चाहिए, है ना? गिरी ने कहा। पेंटिंग में बूढ़ी महिला सामने की ओर दौड़ रही है, क्या ये वह गति है जो एक बुजुर्ग व्यक्ति की होनी चाहिए? रोहित ने कहा, अगर तुम इस तरह के सवाल पूछते रहे तो मुझे तुम्हारे पेशेवर स्तर पर संदेह करना पड़ेगा। या शायद सवाल तय करने वाला व्यक्ति बहुत चालाक नहीं है। गिरी ने कहा, जल्दबाजी मत करो, वह केवल पहला सवाल था। ये दूसरा आ रहा है। शर्तें वही रहती हैं, मान लो कि इन 5 लोगों में से केवल एक इंसान है। तुम इस व्यक्ति को बचाने के लिए किस विधि का उपयोग करोगे? रोहित ने कहा, मैं उन्हें नहीं बचाऊंगा। 5 लोग, 4 भूत हैं, एक इंसान है और मैं एक भूत दरवाजे का खटखटाने वाला हूँ। मेरा जीवन एक साधारण व्यक्ति के जीवन से अधिक कीमती है। मैं एक साधारण व्यक्ति को बचाने के लिए खुद का बलिदान क्यों करूंगा? इसके अलावा अगर वह व्यक्ति 4 भूतों के बीच अभी भी जीवित है, तो ये संकेत देता है कि किसी प्रकार का संतुलन बाधित नहीं हुआ है। अगर मैं हमला करने की पहल करता हूं, तो मैं संभवतः और भी तेजी से मर जाऊंगा। ओह, गिरी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। तुम पारंपरिक तरीके से सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो तीसरा सवाल, जो पिछले वाले का एक विस्तार है। मान लो कि इन 5 लोगों में से केवल एक भूत है, अन्य 4 इंसान हैं। तुम्हारे पास 2 गोलियां हैं। तुम इन 5 लोगों के बीच छिपे भूत को मारने के लिए किस विधि का उपयोग करोगे? रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ये सवाल पिछले 2 कम बुद्धि वालों से थोड़ा अधिक मुश्किल है और यह एक औसत व्यक्ति की बुद्धि के स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन यह अभी भी बहुत सरल है। उन्हें जमीन पर लेटने और हलचल न करने की चेतावनी दो, जो कोई भी आगे दौड़ता है, मैं उसे मार दूंगा। इससे निर्दोष लोगों को नुकसान हो सकता है, गिरी ने कहा। लेकिन भूत को गोली मारने की संभावना भी है ना? एक गोली मुझे भूत को गोली मारने का 5 में 1 मौका देती है। अगर मेरी चेतावनी के बाद एक व्यक्ति लेट जाता है, तो मेरे मौके 4 में 1 तक बढ़ जाते हैं। अगर 3 लोग लेट जाते हैं, तो मेरी 2 गोलियां भूत को मारने का 100% मौका गारंटी दे सकती हैं। इसके अलावा कोई भी सामान्य व्यक्ति चेतावनी के बाद रुक जाएगा। अगर बंदूक चलती है और एक व्यक्ति मर जाता है, तो जो कोई भी आगे बढ़ता रहता है वह निश्चित रूप से एक भूत है। गिरी ने कहा, हवा में एक चेतावनी शॉट चलाने का विकल्प क्यों नहीं चुना? रोहित हंसा, ये सबसे मूर्खतापूर्ण काम है। मैं एक गोली बर्बाद कर रहा हूँगा। क्या होगा अगर चेतावनी काम नहीं करती है?
तब भूत को गोली मारने के मेरे मौके 5 में 1 तक गिर जाते हैं, जो एक व्यक्ति को मारने और गोली की आवाज़ को जीवित बचे लोगों के लिए चेतावनी के रूप में उपयोग करने के मौके से कहीं ज़्यादा कम है। अगर मैं विफल होता हूं, तो 4 जीवित बचे और एक भूत दरवाजे का खटखटाने वाला मर जाएंगे। और मेरी विधि में पहली गोली से भूत को गोली मारने की संभावना भी शामिल है। तुम जनता के जीवन के साथ जुए में लगा रहे हो, यह एक बहुत ही स्वार्थी कार्य है, गिरी ने कहा। रोहित ने कहा, नहीं, ये सबसे निष्पक्ष कार्य है। मत भूलो, भूत दरवाजे का खटखटाने वाला भी मौजूद है। अगर वह भूत को गोली नहीं मार सकता तो वह भी मर जाएगा। भूत दरवाजे के खटखटाने वाले को गोली चलाने के लिए चुना जाने का कारण यह है कि वह पहले से ही निश्चित है कि मौजूद 6 लोगों में से वह खुद भूत नहीं है। अन्य 5 लोगों की स्थितियों के अज्ञात होने के साथ उसे एक चुनाव करना होगा। भले ही इस चुनाव से 1 या 2 लोगों का बलिदान हो सकता है, ये कुल विनाश से बेहतर है। हर कोई जीवन को बचाना चाहता है, अनिवार्य रूप से किसी को भी नहीं बचा पाएगा। मैंने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मुझे ये सिद्धांत पता है कि मामूली बुराई को बर्दाश्त किए बिना महान भलाई हासिल नहीं की जा सकती। कभी कभी आवश्यक बलिदान मूल्यवान होते हैं। गिरी अचानक निःशब्द हो गया, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि ऐसा उत्तर काफी तर्कसंगत था। हालांकि पहले का सही उत्तर हवा में एक चेतावनी शॉट चलाना था। जिसने भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया वह निश्चित रूप से भूत था। फिर तुम मारने के लिए गोली चलाओ। यह एक भूत दरवाजे के खटखटाने वाले की शैली के अनुरूप था और उचित प्रक्रियाओं का पालन करता था। एक पाठ्यपुस्तक उत्तर। लेकिन रोहित सही था। क्या होगा अगर चेतावनी अप्रभावी थी? 5 लोगों में से किसको मारने के लिए चुनाव करना है? एक गोली के साथ एक भूत को मारने के लिए। ठीक है, तुम्हारा जवाब रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये चौथा सवाल है, ये भी पिछले वाले का एक विस्तार है। शर्तें वही हैं, तुम्हारे पास केवल एक गोली है और तुम्हारे सामने के 5 लोगों में से एक भूत के रूप में छिपा हुआ है। इस पल में अगर तुम्हें गोली चलानी है तो तुम इन 5 लोगों में से किसको चुनोगे? या क्या तुम्हारे सहज ज्ञान ने तुम्हें बताया है इन 5 में से कौन असली भूत हो सकता है? गिरी ने फिर से पूछा। रोहित ने अपनी भौहें ऊंची की। यह एक अघुलनशील मोड है ना? लगभग हाँ, गिरी ने सिर हिलाया। चौथा सवाल एक भूत दरवाजे के खटखटाने वाले के एक अघुलनशील अपसामान्य घटना का सामना करने जैसा था। एक चुनाव करना होगा, लेकिन एक विफल चुनाव मृत्यु की ओर ले जाता है। क्योंकि भूत दरवाजे के खटखटाने वाले के पास केवल एक गोली बची है। क्या ये सूट और चमड़े के जूते में ऑफिस कर्मचारी है, या किराना खरीद कर लौटती महिला? शायद विस्तार से सजी सुंदरी, यहाँ तक कि अपनी पीठ पर एक स्कूल बैग वाला बच्चा और झुर्रीदार चेहरे वाली बुढ़ापे वाली दादी। तुम्हारे पास केवल एक शॉट है और तुम्हें वह शॉट लेना होगा। भूत को मारने का 5 में 1 मौका, कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। अगर मुझे वास्तव में एक को मारना है तो मैं बैकपैक वाले बच्चे को चुनूंगा, रोहित ने कहा। क्यों? गिरी ने पूछा। ऑफिस कर्मचारी बस कोई हो सकता है जो एक व्यावसायिक यात्रा पर गलती से इस शहर में भटक गया हो, और किराना खरीदने वाली महिला शहर में एक जीवित बची हो सकती है। उसकी सब्जियां खरीदी नहीं गई होंगी बल्कि किसी निर्जन सुपरमार्केट से ली गई होंगी। अच्छी तरह से सजी हुई आकर्षक महिला। मुझे नहीं लगता कि एक भूत इतनी हद तक जाएगा। बूढ़ी महिला शायद बस घर की याद आ रही हो और अपना गृहनगर छोड़ने को तैयार न हो। एकमात्र जिसे मैं तर्कसंगत नहीं बना सकता वह बैकपैक वाला बच्चा है। मैं इतने युवा बच्चे के लिए माता पिता की देखरेख के बिना शहर में भटकने का कोई कारण नहीं सोच सकता, जब तक कि उसका पूरा परिवार, बच्चे को शामिल करते हुए, पहले से ही मर नहीं गया हो। बच्चा खेलने के लिए चुपके से बाहर निकला हुआ जीवित बच्चा क्यों नहीं हो सकता? गिरी ने पूछा। भले ही वह चुपके से खेलने के लिए बाहर निकला हो, वह एक बैकपैक नहीं ले जा रहा होगा, है ना? जब एक शहर गिरता है तो सबसे पहले निकाले जाने वाले आमतौर पर महिलाएं और बच्चे होते हैं, है ना? अगर तुम्हारे पास कोई और सवाल है तो उन्हें अभी पूछो, रोहित ने कहा। अगला सवाल इस बारे में नहीं है। उदाहरण के लिए, जब तुम एक अंतर्राष्ट्रीय भूत हैंडलर बन जाते हो तो तुम एक शहर की अपसामान्य घटनाओं से निपटने के लिए किन विधियों का उपयोग करने की योजना बनाते हो? गिरी ने कहा। इसके बाद अनिवार्य रूप से भविष्य की कार्य योजना थी। रोहित ने बस एक आकस्मिक जवाब दिया। एक पारंपरिक और लगभग ठीक उत्तर पर्याप्त था। सवाल जवाब पूरे 2 घंटे तक चला। हर तरह के मुश्किल सवाल पूछे गए, यहाँ तक कि गोपनीयता और व्यक्तिगत पसंद के बारे में स्पष्ट और सीधे सवाल भी, जैसे कि क्या तुम फिल्मों का आनंद लेते हो, तुम्हें किस तरह की फिल्में पसंद हैं, क्या तुम वीडियो गेम खेलते हो और क्या तुमने कभी किसी को मारने के विचार पाले हैं।
कृपया, फिल्में देखना और गेम खेलना वही है जो सामान्य लोग हर दिन करते हैं। जहां तक हत्यारे विचारों की बात है, रोहित के पास वे रोजाना होते थे। आज वह अभी भी उपेंद्र गुप्ता और पवन कुमार को कैसे मारना है, इस पर विचार कर रहा था। बधाई, आज तुम आधिकारिक रूप से जयपुर शहर के प्रभारी बन गए हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने भविष्य के कर्तव्यों में कड़ी मेहनत करना जारी रखोगे। अंतिम सवाल के बाद गिरी खड़ा हुआ और उत्साहपूर्वक रोहित से हाथ मिलाया। बस इतना ही? रोहित ने पूछा। हाँ, गिरी ने जवाब दिया। तो पिछले सभी सवालों का क्या मतलब था? रोहित ने पूछा। एक पल सोचने के बाद गिरी ने कहा, कड़ाई से बोलें तो कोई मतलब नहीं है। आखिरकार तुम पूर्व निर्धारित प्रभारी थे। ये बस मानक प्रक्रिया है। हालांकि इस मूल्यांकन को न केवल रिकॉर्ड किया गया था, बल्कि इसे फिल्माया भी गया था, और यह जानकारी जीवन भर तुम्हारी व्यक्तिगत फाइल का हिस्सा बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित, वास्तव में वह बस समय बर्बाद कर रहा था। इसके अतिरिक्त ये तुम्हारा नया सैटेलाइट स्थित फोन और तुम्हारी पहचान है। ये कहते हुए गिरी ने एक ब्रीफकेस निकाला जिसमें एक फ़ोन, पहचान पत्र और एक वर्दी थी। हमें रोगू का सैटेलाइट स्थित फ़ोन वापस लेना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, गिरी ने कहा। निश्चित रूप से नहीं, रोहित ने जवाब दिया। अगला, तुम्हें जयपुर शहर में विभिन्न विभागों के मुख्य कर्मियों से परिचित होने की आवश्यकता होगी ताकि तुम्हारे काम में भविष्य के सहयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके। वैसे पिछला बूथ हैंडलर अंकुश भी यहाँ है, गिरी ने कहा। अंकुश, इस नाम के उल्लेख पर रोहित की अभिव्यक्ति तुरंत गहरी हो गई। उसकी मृत्यु सूची में अंकुश पहले स्थान पर था, पवन कुमार नहीं, न ही उपेंद्र गुप्ता, बल्कि अंकुश। सच में वह पर्दे के पीछे छिपा हुआ असली हत्यारा था। अध्याय 210 दूसरा स्थान। ये जयपुर शहर के प्रत्येक जिले के प्रभारी हैं। गिरी रोहित को एक अन्य कार्यालय में लाया। कमरा जयपुर शहर के विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण कर्मियों से भरा हुआ था। एक शर्ट पहने मध्यम आयु के व्यक्ति ने मुस्कान के साथ रोहित को सिर हिलाकर अभिवादन किया। ये पूर्वी शहर जिला के प्रभारी हैं, और उधर जो हैं वे अन्य जिलों के कैप्टन हैं। इसके अलावा कई लोग आज व्यस्त थे और उनके पास आने का समय नहीं था, इसलिए वे इस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सके। हालांकि इसका कोई बड़ा असर नहीं है। वैसे तुम जयपुर शहर के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अंकुश से पहले मिल चुके होगे, उसने जोड़ा। गिरी ने कमरे में बैठे हर व्यक्ति का परिचय कराया, जिसका अंत अंकुश के साथ हुआ। आज से उनकी पदें समान होंगी। अंकुश, रोहित ने अपनी आंखें छोटी की और अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। अंकुश ठंडे अभिव्यक्ति के साथ वहां बैठा था, रोहित को देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि रोहित उपकिंग मनोरंजन क्लब द्वारा हत्या के प्रयास से बचने के बाद चमत्कारिक रूप से जयपुर शहर का दूसरा प्रभारी बन जाएगा। यह एक अभूतपूर्व मिसाल थी जो देश में अभी तक स्थापित नहीं हुई थी। जैसा कि ज्ञात था, मुख्यालय में भूत नियंत्रकों की संख्या बड़ी नहीं थी और कुछ शहरों में तो प्रभारी भी नहीं था। रोहित का उदय निस्संदेह अंकुश को एक अशुभ संकेत देता था। रोहित, बधाई हो। मैं उम्मीद करता हूं कि एक सहकर्मी भूत नियंत्रक के रूप में मैं तुम्हारे काम से बहुत कुछ सीखूंगा, अंकुश ने एक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन वह एक खासकर ठंडी मुस्कान थी। वह मुझे तुम्हें कहना चाहिए, रोहित ने जवाब दिया। अगर यह अवसर नहीं होता तो वह शायद उसी जगह अंकुश से लड़ना भी शुरू कर देता। अंकुश ने कहा, तुम बहुत विनम्र हो, रोहित। जयपुर शहर में असामान्य घटनाओं की हालिया बढ़ोतरी के साथ मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा युवा और सक्षम व्यक्ति का सहयोग आने वाले काम को बहुत आसान बना देगा। चलो उम्मीद करते हैं। रोहित ने बातचीत जारी न रखने का चुनाव किया। इस तरह की स्थिति में दिखाई देकर अंकुश ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसे भरोसा था कि रोहित इस सेटिंग में उसके साथ कुछ नहीं करेगा। गिरी ने तब कहा, पिछले नियमों के अनुसार जयपुर शहर में एक प्रभारी की नियुक्ति के लिए तदनुसार कार्मिक समर्थन की आवश्यकता होती है। वह सब मुझे लगता है कि हम फिलहाल रोक सकते हैं। अंकुश के यहाँ होने से मुझे सिर्फ नाम का प्रभारी होना चाहिए, रोहित ने तुरंत कहा। गिरी हैरान रह गया। वह रोहित का इरादा ठीक से समझ नहीं पाया। नाम का प्रभारी क्यों बनना है और ऐसी जिम्मेदारियां क्यों उठानी हैं? क्या यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है और बस इसी तरह ये कई अधिकारों को छोड़ने के बराबर है? इसके अलावा इससे पहले एक खासकर महत्वपूर्ण मामला है जिसे निपटाने की जरूरत है। तुम सभी गुवानजियांग आवासीय परिसर में कल हुई घटना से अवगत होंगे, रोहित ने जारी रखा। दरअसल कल एक गंभीर घटना हुई थी और यह एक प्रभारी को लक्षित थी जिसका एक महत्वपूर्ण असर पड़ा है। अधिकांश दोषी मारे जा चुके हैं, लेकिन 2 मुख्य लोग अभी भी फरार हैं।
एक उपकिंग मनोरंजन क्लब से उपेंद्र गुप्ता है, दूसरा पवन कुमार नाम का क्लब का एक सदस्य है। एक कर्मचारी ने एक फाइल निकाली और उसे सभी को दिखाने के लिए एक प्रोजेक्टर का उपयोग किया। कमरे में अन्य सभी स्थिति की गंभीरता से अवगत थे, उन्हें पिछली रात ऊपर से मामले को गंभीरता से निपटाने के आदेश मिले थे। रोहित ने कहा, मैं वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं हूं और तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मेरा केवल एक लक्ष्य है, अब इन दो व्यक्तियों का पता लगाने का एक रास्ता ढूंढना, उनकी स्थिति को सुरक्षित करना और फिर व्यक्तिगत रूप से एक टीम का नेतृत्व करके उनसे निपटना, ये सुनिश्चित करना कि उनके पास भागने का कोई मौका न हो। बोलने के बाद उसने अपने बगल में अंकुश को देखा। अंकुश ने अपनी आंखें छोटी की, ये समझते हुए कि रोहित बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मार रहा था, उसके प्रति अपनी सती मनोवृत्ति व्यक्त कर रहा था। उपकिंग मनोरंजन क्लब जयपुर शहर के पूर्वी शहर जिला में है। ये ऑपरेशन मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा, एक भारी आवाज वाले मध्यम आयु के व्यक्ति ने घोषित किया। ऐसे खतरनाक व्यक्तियों को बिल्कुल भी लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। मैं ऑपरेशन का प्रभार लूंगा और सभी के सहयोग की आशा करता हूं। इसका लक्ष्य 3 दिनों के भीतर हल करना है। उपेंद्र गुप्ता और पवन कुमार भूत नियंत्रक हैं, इसलिए सभी को तैयार रहना चाहिए, रोहित ने कहा। समूह के बाकी लोगों ने एक गहरी सांस ली, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ऐसा लगता था कि भूत नियंत्रक शब्दों का एक निश्चित निषेध था। मैं इस मामले के परिणामों की जिम्मेदारी लूंगा और कोई अराजकता नहीं होगी, लेकिन मुझे बस ये जानने की जरूरत है कि हम ऑपरेशन कब शुरू कर सकते हैं, रोहित ने पूछा। ऑपरेशन आज दोपहर जल्दी से शुरू हो सकता है, वर्दी में मध्यम आयु के व्यक्ति ने जवाब दिया। रोहित ने कहा, अच्छा, तो हम आज दोपहर कार्रवाई करेंगे। यह आदमी पर्याप्त रूप से निर्दयी है। मैं सोचा करता था कि यह बच्चा बस एक अज्ञानी छात्र है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने उसे कमाका है। वह जितना अधिक ऐसा है, उतना ही अधिक ये साबित करता है कि मेरे पहले के संदेह सही थे। जयपुर शहर में या तो वह मेरे बिना होगा या मैं उसके बिना। पहला कदम उठाना सही था, बस अफसोस कि कौशिक के हिस्से में एक समस्या थी, अन्यथा वह कल ही समाप्त हो गया होता। अंकुश ने अपने चेहरे पर एक खासकर उदासी वाली अभिव्यक्ति के साथ सोचा। अगर ठीक उसी समय भूत दरवाजे की खटखटाने वाली घटना के दुर्भाग्यपूर्ण संयोग से नहीं हुआ होता, जिसमें कौशिक भूत क्षेत्र में मर गया, तो चीजें इस तरह कैसे विकसित हो सकती थीं। रोहित वास्तव में बहुत भाग्यशाली था। मनुष्य की योजनाएं स्वर्ग द्वारा बनाई गई योजनाओं से हीन होती हैं। वह उसके लिए तय किए गए घातक जाल से बच गया था। उसके लिए अब विशेष रूप से एक और योजना स्थापित करना अत्यंत मुश्किल होगा। अगर रोहित को पता होता कि अंकुश क्या सोच रहा है, तो उसे यह हास्यास्पद लगता। भाग्य, उसने कभी भी बचने के लिए भाग्य पर भरोसा नहीं किया था। पहली असामान्य घटना से उसने अपनी खुद की क्षमताओं पर भरोसा किया था, और भूत दरवाजे की खटखटाने वाली घटना ठीक इसलिए फूट पड़ी थी क्योंकि रोहित ने पहले से ही व्यवस्थाएं कर ली थीं। अंकुश ने मन ही मन सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या उपेंद्र गुप्ता ने खबर सुनी है और भाग गया है। अगर नहीं, तो आज उपेंद्र गुप्ता शायद यहाँ अपना अंत देखने जा रहा है। वह अभी भी अपने दिल में आशा कर रहा था कि उपेंद्र गुप्ता भाग सके। इस तरह रोहित का ध्यान फिलहाल उस पर नहीं होगा, लेकिन ये काफी असंभव था, क्योंकि यह एक व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं था, बल्कि पूरे जयपुर शहर का सामूहिक प्रयास था। उपेंद्र गुप्ता सीवर में एक चूहे जैसा बन गया था, हमेशा भागने पर लगा रहता था। भले ही रोहित उसे आज छोड़ दे, मुख्यालय उसे जाने नहीं देगा। जल्द ही बैठक समाप्त हो गई। रोहित की नियुक्ति इस तरह निष्कर्ष पर पहुंच गई थी। बहुत सारी प्रक्रियाओं को सरल कर दिया गया था, जिससे जयपुर शहर के प्रभारी के रूप में रोहित की स्थिति नामात्र से अधिक कुछ नहीं थी, जिसका वास्तविक असर अधिक नहीं था। हालांकि ये रोहित के अपने विचारों के अनुरूप था। उसे फिलहाल संचालन करने के लिए केवल एक सुविधाजनक पहचान की आवश्यकता थी। वह जयपुर शहर में असामान्य घटनाओं के बारे में अंकुश को चिंता करने देगा। उपेंद्र गुप्ता और पवन कुमार से निपटने के बाद वह अंकुश का सामना करेगा और आखिरकार जयपुर शहर में सुरक्षा का पूर्ण नियंत्रण लेने पर विचार करेगा। एक कदम एक बार में। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। रोहित, तुम्हारी गतिविधियां आज दोपहर के लिए नियोजित हैं। तुम अब कहाँ जा रहे हो? जैसे ही रोहित जाने की तैयारी कर रहा था, मूल्यांकन के प्रभारी गिरी पास आया। एक भोजन के लिए बाहर जा रहा हूं, फिर तैयारी कर रहा हूं कि उस उपेंद्र गुप्ता से कैसे निपटा जाए, रोहित ने कहा। आगे क्या आता है ये तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना? निश्चित रूप से यह मेरी चिंता नहीं है। मेरा कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। मैं बस भूखा हूं और साथ में एक भोजन करना चाहता हूं। कोई समस्या नहीं है, है ना? गिरी ने कहा।
रोहित ने कहा, कोई समस्या नहीं। तुम भुगतान कर रहे हो, गिरी ने कहा। ठीक है, तुम क्या खाना चाहते हो? रोहित ने पूछा। झींगा और स्टीक कैसा रहेगा, और एक बोतल रेड वाइन का होना अद्भुत होगा, गिरी ने सुझाव दिया। ज्यादा देर नहीं बीती। एक होटल के अंदर गिरी, मानो उसने दिनों से खाया ना हो, एक हाथ में एक स्टीक और दूसरे में एक झींगा पकड़े हुए था, लालची ढंग से उन्हें फाड़ और काट रहा था। उसके चेहरे पर एक भयंकर अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। क्या तुम लंबे समय से भूखे थे? रोहित हैरान रह गया। नहीं, मैंने आज सुबह नाश्ता किया था। भोजन के बीच से बड़बड़ाते हुए गिरी ने कहा, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया है। मैं पहले बस कुछ सामान्य कह रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में मुझे इतना महंगा खाना खिलाओगे। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। क्या तुम मुझे भविष्य में अधिक बार खाने के लिए आमंत्रित करोगे अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? वेटर, 3 और सर्विंग्स लाओ। मैं उन्हें बाद में लेकर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहित, जैसे ही गिरी ने खाया, वह फिर से रोना शुरू कर दिया। तुम क्यों रो रहे हो? रोहित ने फिर से पूछा। रोते हुए गिरी ने कहा, मैंने पहले बहुत जल्दी बोल दिया। मुझे दूर ले जाने के लिए 3 सर्विंग्स नहीं मांगनी चाहिए थीं। मैं 10 ले जाना चाहता हूँ। मुझे अब वास्तव में पछतावा हो रहा है। तो बाद में मैं तुम्हें 20 सर्विंग्स ले जाने के लिए दूंगा। रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक भोजन प्रेमी से मिल गया हो। क्या तुम्हें बातचीत करने में कोई आपत्ति है? तुम भी एक भूत नियंत्रक हो। हाँ, क्या तुम भी नहीं हो? अगर तुम एक भूत नियंत्रक नहीं होते तो तुम ये नौकरी कैसे ले सकते थे? गिरी ने जवाब दिया। रोहित ने कहा, एक साधारण मूल्यांकन एक नियमित व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है ना? एक नियमित व्यक्ति इसे संभाल नहीं सकता था। क्या होगा अगर उन्हें एक भूत नियंत्रक द्वारा नियंत्रित कर लिया जाए? पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं, गिरी ने जवाब दिया। तुम्हारा एक बिंदु है। रोहित ने एक पल के लिए विचार किया। वास्तव में एक नियमित व्यक्ति द्वारा एक भूत नियंत्रक का मूल्यांकन कराना एक बड़ा नुकसान होगा। कुछ मुश्किल भूत नियंत्रकों के साथ यह उनकी जान भी ले सकता है। तुम इस नौकरी में लंबे समय से नहीं रहे होंगे, रोहित ने टिप्पणी की। तुमने कैसे पता लगाया? वास्तव में मैं ये 3 महीने से कम समय से कर रहा हूँ, गिरी ने कहा। क्या तुम भी नहीं हो? तुम बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा पहले एक भूत नियंत्रक बने। रोहित ने कहा, क्या तुम उपेंद्र गुप्ता और पवन कुमार के खिलाफ ऑपरेशन में भाग ले रहे होगे? ये निर्भर करता है। मुझे अधिसूचना का इंतजार करना होगा, गिरी ने जवाब दिया। उन्होंने तुम्हें इस समय भेजा, इसका एक निहितार्थ होना चाहिए कि तुम समर्थन प्रदान करोगे। अधिसूचना का इंतजार मत करो। आज दोपहर ऑपरेशन में मेरे साथ शामिल हो जाओ, रोहित ने कहा। उसने गिरी को भोजन के लिए आमंत्रित करते समय एक सहायक के रूप में आमंत्रित करने पर विचार किया था। मैं उसका प्रभारी नहीं हूं और मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। गिरी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या होगा अगर तुम उग्र भूत की शक्ति का दुरुपयोग करने से जल्दी मर जाओ? मैंने अभी तक अपना बंधक चुकाया नहीं है। मैं बस इस तरह नहीं मर सकता। मुझे कम से कम 1 और साल के लिए संघर्ष करना होगा। तुम्हें अभी भी एक बंधक चुकाना है। रोहित ने उसे अजीब तरह से देखा। गिरी ने कहा, निश्चित रूप से। क्या कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं, रोहित ने जवाब दिया। भूत नियंत्रक आमतौर पर जल्दी पैसे कमाते हैं। ये गिरी अभी भी इतना गरीब कैसे है? वास्तव में गिरी के गरीब होने का कारण ये था कि जब वह एक भूत नियंत्रक बन गया तो वह भूत नियंत्रकों के एशियाई डिवीजन में शामिल हो गया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने पाया कि वह उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसने एक संपर्क और मूल्यांकनकर्ता बनने के लिए बदल लिया। इसका मतलब था कि उसने एक अधिक लिपिक की भूमिका ली। चूंकि वह जल्दी शामिल हुआ और उपलब्धि की कमी थी, वह केवल अपने वेतन और सब्सिडी पर भरोसा करके जी सकता था। एक औसत व्यक्ति के लिए वेतन और सब्सिडी पहले से ही काफी उच्च थे। शुरू में गिरी ने भी सोचा कि वह अमीर हो गया है, लेकिन अपनी मां को अपना वेतन देने और एक घर खरीदने के बाद उसने महसूस किया कि वह अभी भी बस एक औसत व्यक्ति है और गरीब रहा। तो ऐसा नहीं था कि गिरी पैसे नहीं कमा सकता था, ये बस इतना था कि वह एक ईमानदार आदमी था जो अपनी क्षमताओं का उपयोग करके पैसे कमाना नहीं जानता था। वैसे मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गया कि पहले का मूल्यांकन अर्थहीन नहीं था। उच्चाधिकारी तुम्हारे मूल्यांकन के जवाबों के आधार पर भविष्य में तुम्हारे साथ कैसे निपटना है, इस पर फैसला करेंगे, गिरी ने खाते हुए उल्लेख किया। शहर प्रमुखों की प्रणाली जल्द ही बदल सकती है, उसने अचानक बोल दिया। ये कैसे बदलेगी? रोहित ने पूछा। मुझे पक्का नहीं पता।
शहर प्रमुखों के लिए वर्तमान प्रणाली में खामियां हैं। शुरुआत में जब कम असामान्य घटनाएं होती थीं, तो एक शहर के लिए एक व्यक्ति का प्रभारी होना प्रबंधनीय था। लेकिन अब ऐसी घटनाओं की बढ़ोतरी के साथ प्रति शहर एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं है। इसलिए चीज़ों को बदलना होगा, नागरिक शक्तियों का पूर्ण उपयोग करके। लेकिन विवरण मेरे लिए अस्पष्ट हैं। लेकिन सिद्धांत वही रहता है, प्रति शहर एक व्यक्ति। तुम इसके बारे में बाद में अधिक जानोगे। साथ ही मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, तुमने कई असामान्य मामलों को हल किया है। तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। अरविंद विशेष रूप से तुम पर नज़र रखे हुए है। रोहित ने कहा, निश्चित रूप से उसे अब मुझ पर ध्यान देना होगा। उसकी वर्तमान स्थिति मेरे द्वारा बचाई गई थी। अगर पिछली बार रोहित ने सुनीता को नहीं बचाया होता तो अरविंद को शायद इस्तीफा देना पड़ता। वह नहीं है जो मेरा मतलब है। मेरा बिंदु यह है कि अगर भविष्य में एक मौका मिलता है तो मेरा ख्याल रखना, क्या तुम रखोगे? गिरी ने कहा। परिच्छेद 211 बेताब पलायन। दोपहर। जयपुर शहर ने उपेंद्र गुप्ता और पावन कुमार को पकड़ने के लिए एक अभियान योजना शुरू की थी। शहर के निगरानी कैमरों को देखने के बाद उपेंद्र गुप्ता का स्थान तुरंत पुष्टि हो गया। वह अभी भी उपकिंग मनोरंजन क्लब के अंदर था और कल क्लब में प्रवेश करने के बाद से वह बाहर नहीं निकला था। जब तक वह हवा में गायब नहीं हो सकता, वह निश्चित रूप से अंदर था। जहां तक पावन कुमार की बात है, उस व्यक्ति को कुछ खतरा महसूस हुआ था और वह एक पुराने जिले में छिपा हुआ था। सटीक स्थान अज्ञात था, लेकिन माना जाता था कि गहन खोज करने पर उसे आसानी से पाया जा सकता था। चलो पहले उपेंद्र गुप्ता को संभालते हैं, पावन कुमार को अभी के लिए अलग रखना होगा। रोहित के भी अपने विचार थे। पहले आसान काम, फिर मुश्किल। पहले अधिक कमजोर उपेंद्र गुप्ता को खत्म करना और फिर पावन कुमार से कैसे निपटना है, इसका पता लगाना वर्तमान स्थिति के अनुरूप था। इसके अलावा इस बार रोहित अकेला कार्य नहीं कर रहा था, अंकुश और गिरी समर्थन प्रदान कर रहे थे। यह ऊपर से एक स्पष्ट व्यवस्था थी और इसका पालन करना था। थोड़ा विडंबना थी। रोहित और अंकुश, जिनके बीच शिकायतें थीं, उन्हें वास्तव में इन परिस्थितियों में सहयोग करना पड़ा। अंकुश ज्यादा से ज्यादा दिखावा करेगा और चेहरा दिखाएगा, उससे बिल्कुल भी प्रयास की उम्मीद नहीं है। और वह गिरी, उसकी क्षमता अस्पष्ट है, लेकिन पिछली बातचीत से वह एक बल्कि कमजोर तावीज प्रतीत होता है। वहां ज्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए इस बार भी मुझे खुद पर निर्भर रहना होगा। रोहित ने चुपचाप सोचा। ये ठीक इसलिए था कि अंकुश शामिल था, इसलिए वह सीधे पावन कुमार का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर उस व्यक्ति ने उसे पीठ में छुरा घोंपा तो वह खत्म हो जाएगा। कानून उस शातिर व्यक्ति को रोक नहीं सकता था। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद ऑपरेशन दोपहर 1:20 बजे शुरू हुआ। रोहित को थोड़ी देरी हुई क्योंकि वह कुछ चीजें लेने वापस गया था। जब तक वह उपकिंग मनोरंजन क्लब के बाहर हवेली पर पहुंचा, तब तक क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और घेरा डाल दिया गया था। एक फुल प्रूफ ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए लगभग 100 विशेष बल कर्मियों को तैनात किया गया था। जब रोहित कार से बाहर निकला तो भीड़ को पहले ही हटा दिया गया था। रोहित, सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। संदिग्ध उपेंद्र गुप्ता का स्थान सामने वाली उस इमारत की तीसरी मंजिल पर पुष्टि हो गया है। हम किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, पूर्वी शहर जिला के पुलिस प्रमुख ने पास आकर गंभीरता से कहा। तुम्हें कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, बस क्षेत्र को घेर लो, रोहित ने कहा। बाकी मुझ पर छोड़ दो। उपेंद्र गुप्ता एक विशेष मामला है और साधारण आग्नेयास्त्र उस पर काम नहीं करेंगे जब तक कि तुम बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार का उपयोग नहीं कर रहे हो। यह मामला अत्यधिक महत्व का है और ऊपर से सख्त आदेश हैं। यदि ऑपरेशन विफल होता है तो किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ज्यादा जिद्दी मत बनो, प्रमुख ने चेतावनी दी। रोहित ने कहा, जब तक तुम अपने कर्तव्यों से नहीं भागते तब तक ऑपरेशन के विफल होने का कोई तरीका नहीं है। अंकुश और गिरी कहाँ हैं? वहाँ, प्रमुख ने इशारा किया। रोहित ने कहा, उन्हें बाएं और दाएं किनारों को सुरक्षित करने दो। मैं अकेला अंदर जाऊंगा। तुम्हारे लिए अकेले काम करना असुविधाजनक हो सकता है। मैं तुम्हारा समर्थन करने के लिए एक टीम भेजूंगा, पूर्वी शहर जिला प्रमुख ने कहा। जरूरत नहीं, बस उन्हें बाहर पहरा देने दो, रोहित ने एक पल सोचा और कहा। रोहित का दृढ़ संकल्प देखकर प्रमुख ने और जोर नहीं दिया। हालांकि वह ऑपरेशन को तैनात करने का प्रभारी था, फिर भी उसे विवरण पर रोहित की राय का सम्मान करना पड़ा, खासकर अब जब रोहित जयपुर शहर का प्रमुख था। क्या तुम वास्तव में अकेले अंदर जाने और उपेंद्र गुप्ता को मारने की योजना बना रहे हो? जैसे ही रोहित क्लब के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, अंकुश, जो प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था, ने व्यंग्य किया, अगर तुम उसे मारते हो तो तुम अरूप गुप्ता को कैसे समझाओगे?
प्रोफेसर बीनीत का प्रभाव तुम्हारे सोच से कहीं ज्यादा है, रोहित ने उदासीनता से कहा। अगर वह नहीं मरता है तो अरूप गुप्ता मुझे कैसे समझाएगा? लेकिन क्या तुम यही परिणाम देखकर खुश नहीं होगे? ये सच है, लेकिन अगर तुम आज वास्तव में उसके भाई को मार देते हो तो अरूप गुप्ता तुम्हारे पीछे पड़ेगा और तब तुम वास्तव में खत्म हो जाओगे, अंकुश ने कहा। भले ही मैं मरने वाला हूं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे पड़ूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? रोहित ने कहा। अंकुश स्वाभाविक रूप से रोहित के शब्दों के निहितार्थों को समझ गया और उसने आगे कहा, क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं है कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम और मैं एक पद के लिए होड़ कर रहे हैं? मैं स्थानीय नहीं हूँ, जयपुर शहर के प्रमुख का पद मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर मुझे यहाँ नहीं मिलता है तो मैं इसे दूसरे शहर में भी प्राप्त कर सकता हूँ। अगर यह प्रमुख के पद के लिए नहीं है तो ये किस लिए है? रोहित ने पूछा। जब तुम मर रहे होगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, अंकुश ने जवाब दिया। रोहित ने कहा, तो मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में कि तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हें जल्द ही बोलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिल सकता है। अंकुश ने एक शब्द भी बोले बिना व्यंग्य किया। रोहित ने उस आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी इस आदमी से निपटने का समय नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट डोमेन मास्टर बनने के बाद इस अंकुश को मारने के लिए एक बहुत उपयुक्त क्षण या कुछ बल्कि विशेष तरीकों की आवश्यकता होगी। इस क्षण क्लब की तीसरी मंजिल पर उपेंद्र गुप्ता जमीन पर पड़ा था, सोया हुआ प्रतीत हो रहा था। चारों ओर सभी प्रकार की शराब की बोतलें थीं और पूरे लॉबी में शराब की तेज गंध भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने पिछली रात शराबी मदहोशी में बिताई थी, लेकिन वह नशे में नहीं था। घोस्ट मास्टर बनने के बाद उसने बहुत सी चीजें खो दी थीं। उसे अब भूख या ठंड महसूस नहीं होती थी और वह कम ही नशे में हो सकता था। उसके शरीर में एक भूत रहता था, वह जो कुछ भी खाता था वह अंदर के भूत को खिलाया जाता था। वह नशे में कैसे हो सकता था? इस क्षण उपकिंग मनोरंजन क्लब के अंदर और आसपास के अधिकांश सुरक्षा गार्डों, वेटर और लॉबी प्रबंधकों को नियंत्रण में ले लिया गया था। केवल कुछ ही बच निकले थे। बॉस, स्थिति खराब है, हम पूरी तरह से घिर चुके हैं, बाहर हर जगह लोग हैं। एक सुरक्षा गार्ड और कई वेटर जल्दी में भागकर आए। जब उन्होंने उपेंद्र गुप्ता को जमीन पर पड़ा देखा, नशे में और सोया हुआ प्रतीत होते हुए, तो सुरक्षा गार्ड जल्दी से पास आया और उसे जगाने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ उपेंद्र गुप्ता के शरीर को छुआ, सुरक्षा गार्ड चौंक गया। उस क्षण उपेंद्र गुप्ता का शरीर बर्फ जैसा ठंडा और कठोर था, उसमें कोई दिल की धड़कन नहीं थी, जैसे कि वह पिछली रात मर गया हो। मर गया, वह मर गया। हालांकि इससे पहले कि सुरक्षा गार्ड अपना वाक्य पूरा कर पाता, उपेंद्र गुप्ता ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसका शरीर एक असामान्य तरीके से हिला और वह जमीन से बैठ गया। ऐसा लगा जैसे एक मरा हुआ आदमी अचानक वापस जिंदा हो गया हो। सुरक्षा गार्ड के शब्द सुनकर उपेंद्र गुप्ता ने तुरंत पलटा और खिड़की से बाहर देखा। वास्तव में बाहर पूरी जागीर पूरी तरह से तैयार कर्मियों से भरी हुई थी। पूरे क्लब को अच्छी तरह से घेर लिया गया था। बॉस, अब हम क्या करें? बाकी लोग घबरा गए। उपेंद्र गुप्ता का चेहरा बदल गया। वह वर्तमान स्थिति से बहुत अवगत था, जिसे वह कल डर रहा था वह वास्तविकता बन गया था। रोहित ने वास्तव में कार्रवाई करना शुरू कर दिया था और इस बार वह अकेले उससे निपटने के लिए आने का इरादा नहीं रखता था। इसके बजाय उसने इस निजी द्वेष को आपराधिक मामले में बदलने के लिए घोस्ट डोमेन मास्टर की शक्ति का उपयोग किया। पलायन टिल्डर, लगभग सहज रूप से ये शब्द उसके दिमाग में कौंधा, लेकिन तुरंत बाद वह फिर से हिचकिचाया। वह कहाँ भाग सकता था? जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, उसे पूरे जयपुर शहर में वांछित किया जाएगा और अगर वह दूसरे शहर में भाग गया तो भी यही हाल होगा। इस समय एक वेटर का फोन अचानक बजा। नमस्ते टिल्डर, वेटर ने जल्दी से कॉल का जवाब दिया। फोन उपेंद्र गुप्ता को पास करो। अरूप गुप्ता की आवाज़ फोन से आई। बॉस, यह आपके लिए है। उपेंद्र गुप्ता का रंग बदल गया और एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने फोन ले लिया। तुम देख रहे हो कि क्लब के बाहर क्या हो रहा है। इस समय बाहर 100 विशेष बलकर्मी हैं जिनके पास लाइव गोला बारूद है और जो तुम्हें निशाना बना रहे हैं। पास की सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है और मार्शल लॉ लगा दिया गया है। इसके अलावा अंकुश, साथ ही ऊपर से भेजे गए आकलनकर्तागिरी भी उनमें शामिल हैं, जो किसी भी क्षण समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार हैं। तुम वर्तमान में 3 घोस्ट डोमेन नियंत्रकों, साथ ही जयपुर शहर के पूरे बल का सामना कर रहे हो। ऐसा लगा जैसे अरूप गुप्ता एक हेलीकॉप्टर पर था। फोन पर उसकी आवाज़ शोरगुल वाली थी। अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे आदेशों को सुनो। नीचे कुछ स्पोर्ट्स कारें खड़ी होनी चाहिए। गाड़ी चलाना शुरू करो और सीधे मुख्य प्रवेश द्वार से निकल जाओ।
जब तक तुम काफ़ी तेज़ हो, तुम्हारे बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें शहर को बाईपास करने वाले एक्सप्रेसवे पर उठा लूँगा। जब तक तुम मुझ तक पहुँच सकते हो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बस इतना ही, रोहित पहले ही ऊपर आ रहा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फ़ोन तुरंत कट गया। धिक्कार है, उपेंद्र गुप्ता ने दांत पीसे आंतरिक रूप से एक पल के लिए संघर्ष किया। अंततः जीवित रहने की इच्छा ने अपने बड़े भाई अरूप गुप्ता के प्रति उसकी नाराज़गी को पार कर लिया। जो कोई भी मरना नहीं चाहता, लिफ्ट से नीचे जाओ और आत्मसमर्पण करो। तुम बहुत देर कर चुके हो और मौके पर गोली मार दी जाना मेरी गलती नहीं है, उसने धीरे से गुर्राया। बाकी लोग एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए, फिर अचानक घबरा गए और निकास की ओर हाथापाई करने लगे। उस क्षण उपेंद्र गुप्ता ने सीधे तीसरी मंजिल की खिड़की खोली और कूदने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढी जो आसानी से दिखाई न दे। डिंग डोंग टिल्ड। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। रोहित हाथ में एक सुनहरी छड़ी लेकर लिफ्ट के अंदर खड़ा था। हालांकि जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, उसने देखा कि 3 से 5 लोग डर के मारे घबराए हुए अंदर भागे। जयपुर शहर का अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट डोमेन नियंत्रक रोहित। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने सिर पर हाथ रखो और उकड़ू बैठ जाओ, उसने सख्ती से कहा, तुरंत आदेश देते हुए। डरी हुई भीड़ ने जल्दी से अपने सिर पर हाथ रखकर उकड़ू बैठ गए। उपेंद्र गुप्ता कहाँ है? रोहित ने पूछा। अंदर, एक कांपते हुए वेटर ने कहा। रोहित की नज़र तेज हुई, समय खरीद रहा है। तो वह भागने की कोशिश कर रहा है। जब वह तीसरी मंजिल की लॉबी में पहुंचा तो उसने एक स्पोर्ट्स कार के गरजते इंजन की आवाज़ सुनी। फिर उसने देखा कि एक नीली स्पोर्ट्स कार नीचे से तेज गति से निकली, जो सीधे दरवाजे की ओर जा रही थी। दूरी तेजी से बढ़ रही थी। यह उसके घोस्ट डोमेन के कवरेज से आगे निकल गई थी। तुम्हें भागने की उम्मीद किसने दी? वह खिड़की के पास खड़ा था, प्रवेश द्वार पर लगाए गए अवरोधों को देखते हुए माथे पर शिकन डाली। रोहित के लिए ये पलायन व्यर्थ लग रहा था। भले ही तुम यहाँ से बाहर निकल सको, क्या तुम वास्तव में जयपुर शहर से भाग सकते हो? क्या तुम देश छोड़ सकते हो? यह उपेंद्र गुप्ता है। गिरी और अंकुश, जो दोनों तरफ के चौराहों की रखवाली कर रहे थे, ने तुरंत स्पोर्ट्स कार में बैठे व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान के साथ उपेंद्र गुप्ता ने मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे रोड ब्लॉक पर कोई ध्यान नहीं दिया, एक्सेलेरेटर पर जोर से दबाया और अपनी गति को तेजी से बढ़ाया। वह कहाँ जाने की सोच रहा है? अपनी छड़ी और कृत्रिम पैर के साथ प्रतीकात्मक रूप से कुछ कदम आगे चलते हुए अंकुश ने अपराधी का पीछा करने का रवैया दिखाने का नाटक किया। अरे बाप रे, एक स्पोर्ट्स कार! उपेंद्र गुप्ता कितना अमीर है! गिरी ने उस क्षण आश्चर्य से कहा। जल्दी हट जाओ, ध्यान दो और बचो! प्रवेश द्वार पर एक कप्तान ने तुरंत चिल्लाया। भीड़ बिखर गई। अवरोध तत्काल टूट गया क्योंकि उपेंद्र गुप्ता की स्पोर्ट्स कार ने एक तेज बहाव मोड़ लिया और फिर सीधे उत्तर की ओर एवेन्यू के साथ तेजी से निकल गई। ध्यान दें, अपराधी एक नीली स्पोर्ट्स कार में दक्षिण से उत्तर की ओर भाग रहा है। चौराहे पर सभी इकाइयों को इंटरसेप्ट करना होगा, कमान के प्रभारी प्रमुख ने तुरंत गर्जना की। उसे इस क्षण अपमानित महसूस हुआ। इतना अच्छी तरह से संगठित पुलिस ऑपरेशन अपराधी द्वारा जबरदस्ती भंग कर दिया गया था। अरे रोहित, अंदर घूमना बंद करो, उपेंद्र गुप्ता भाग गया है। क्या तुमने उसे देखा? गिरी ने एक अंतर्राष्ट्रीय भूत शिकारी के उपग्रह पोजिशनिंग फोन के माध्यम से उसे सूचित किया। तीसरी मंजिल की खिड़की के सामने खड़े होकर रोहित ने स्पोर्ट्स कार को दौड़ते हुए देखा। उसका भाव शांत था क्योंकि उसने कहा, मुझे पता है, वह दूर नहीं जा पाएगा। इस तरह बात मत करो, वह एक स्पोर्ट्स कार में है और 200 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से तेज हो गया है। हमारी कारें पकड़ नहीं सकती हैं, गिरी ने कहा। तुम भी एक स्पोर्ट्स कार क्यों नहीं खरीद लेते? जब तुम ऐसा कर रहे हो तो मुझे भी एक रोमांचक सवारी कराओ। मैंने अपने जीवन में कभी एक में सवारी नहीं की है। मैंने तुम्हें बताया, वह भाग नहीं सकता, रोहित ने उदासीनता से कहा। उसका शरीर धीरे धीरे एक लाल चमक उत्सर्जित कर रहा था और उसके माथे पर भूत आंख तुरंत खुल गई। क्लब के भीतर से एक लाल रोशनी की किरण दिखाई दी, मानो एक शक्तिशाली टॉर्च से चमकाया गया हो। अगले ही पल रोहित प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। पास के अन्य लोग रोहित के अचानक प्रकट होने से चौंक गए। अगर ये दिन का उजाला नहीं होता तो कोई सोच सकता था कि यह एक भूतिया है। घोस्ट डोमेन है ना? अंकुश ने रोहित से निकल रही लाल रोशनी और उसकी अब खुली हुई भूत आंख को देखा, निश्चित था कि यह व्यक्ति गंभीर हो रहा है। प्रतिशोध लेने वाली आत्माओं की शक्ति का उपयोग करने में कोई खर्च नहीं छोड़ रहा था। रोहित ने चौड़ी सड़क के साथ उत्तर की ओर देखा। अब तक उपेंद्र गुप्ता की कार दूरी में गायब हो गई थी, नग्न आंखों से अब दिखाई नहीं दे रही थी। शायद उपेंद्र गुप्ता के जीवन में सबसे मूल्यवान खर्च 6 लाखों की स्पोर्ट्स कार थी। उसका पलायन बहुत उद्देश्यपूर्ण है,
वह उत्तर की ओर भागने के लिए पलटना पसंद करेगा। ऐसे मामले में केवल एक ही संभावना है, कोई उसे लेने के लिए वहां है, रोहित ने कहा। और उपेंद्र गुप्ता की स्थिति के साथ एक भगोड़ा बन जाने के बाद एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार देख सकता हूं, वह एक आदमी है। प्रोफेसर बीनीत, यानी उपेंद्र गुप्ता का भाई अरूप गुप्ता। हमें उसे शहर छोड़ने से पहले इंटरसेप्ट करना होगा। हम अरूप गुप्ता को उसे पकड़ने नहीं दे सकते। एक बार अरूप गुप्ता ने उसे पकड़ लिया तो स्थिति काफ़ी जटिल हो जाएगी। अरूप गुप्ता की स्थिति और पहचान के साथ अपने भाई की रक्षा करना कोई चुनौती पेश नहीं करना चाहिए। तुरंत रोहित की आंखों में एक ठंडा हत्यारा इरादा कौंधा और आसपास का घोस्ट डोमेन अब सभी दिशाओं में सब कुछ कवर नहीं करता था, बल्कि जानबूझकर केवल एक व्यक्ति के पार करने के लिए एक संकीर्ण मार्ग बनाता था जो सीधा आगे तक फैला हुआ था। उसने कल इसके बारे में बहुत सोचा था, घोस्ट डोमेन का उपयोग करने के एक और तरीके के बारे में। यह उपेंद्र गुप्ता की दुबली उंगली थी जिसने उसे प्रेरित किया था। घोस्ट डोमेन की सीमा तय है, लेकिन इसके आकार को बदलकर कोई दूरी बढ़ा सकता है। अगर आसपास को कवर किया जाए तो रोहित इसे ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर तक ही बढ़ा सकता था, लेकिन अगर यह केवल एक मार्ग को कवर करता है तो रोहित का घोस्ट डोमेन कम से कम 300 मीटर आगे तक खींच सकता है। अपने दिमाग में उसने गणना की कि यह लगभग सही था। दूसरे शब्दों में, वह पलक झपकते ही 300 मीटर की दूरी तय कर सकता था। अगर वह व्यक्ति शीर्ष स्तरीय स्पोर्ट्स कार नहीं चला रहा होता तो रोहित को लगता था कि यह कोई मुद्दा नहीं होगा, भले ही वह उसे 299 मीटर की हेड स्टार्ट दे दे। तुरंत वह मौके पर गायब हो गया। अगले ही पल वह लाल चमक के अंत में 300 मीटर दूर एक स्थिति में प्रकट हुआ। फिर घोस्ट डोमेन ने फिर से क्षेत्र को कवर किया और रोहित एक बार फिर मौके से गायब हो गया। परिच्छेद 212, इंद्रधनुष में बदलना। इस क्षण एक हेलीकॉप्टर जयपुर शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अरूप गुप्ता हेलीकॉप्टर में बैठा था, शांति से जयपुर शहर की दिशा में देख रहा था। वह अपने इकलौते छोटे भाई को यहां मरने नहीं दे सकता था, किसी और को भी सही कीमत पर बलिदान किया जा सकता था। उसकी आंखों में उपेंद्र गुप्ता को छोड़कर हर कोई। उपेंद्र गुप्ता को एक प्रयोग के माध्यम से भूत संवाहक में बदलना उसकी मूल मंशा नहीं थी, बल्कि उपेंद्र गुप्ता को पहले ही एक असाध्य बीमारी का पता चला था और यह एकमात्र तरीका था जिससे वह अपने छोटे भाई को जीवित रख सकता था। इस प्रकार उसने नियंत्रित करने में सबसे आसान और अपने मेज़बान की मौत का कारण बनने की सबसे कम संभावना वाला भूत चुना। ये भूत उसके छोटे भाई की रक्षा के लिए था। इस खतरनाक दुनिया में उसे अपनी चौकस रहने के लिए एक भूत की ज़रूरत थी। हालांकि ऐसा लगता था कि उसका छोटा भाई उसके प्रयासों के लिए ज़्यादा आभारी नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह केवल वही कर रहा था जो उसे एक बड़े भाई के रूप में करना चाहिए। उपेंद्र गुप्ता की स्थिति का पता लगाओ और देखो कि वह अभी कहाँ है, अरूप गुप्ता ने अचानक कहा। एक तकनीशियन ने तुरंत जवाब दिया। वाहन ट्रैकिंग के माध्यम से उपेंद्र गुप्ता की कार तेजी से उत्तर की ओर परिधीय एक्सप्रेसवे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रही है, जो पहले ही शहरी क्षेत्र के सबसे खतरनाक हिस्से से निकल चुकी है। आने में कितना समय लगेगा? अरूप गुप्ता ने पूछा। 3 मिनट के भीतर, अरूप गुप्ता ने जारी रखा। जयपुर शहर में सभी भूत संवाहकों के सैटेलाइट फ़ोन का पता लगाओ और देखो कि कोई पीछा कर रहा है या नहीं। मिल गया। तकनीशियन ने तेजी से ट्रैक करना और खोजना शुरू कर दिया। प्रभारी व्यक्ति का प्रत्येक फ़ोन सैटेलाइट पोजिशनिंग क्षमताओं से लैस था। सॉफ्टवेयर के माध्यम से वैश्विक स्थान ट्रैकिंग करने के लिए बस सही पहुंच की आवश्यकता थी। उपेंद्र गुप्ता के पीछे एक भूत संवाहक पीछा कर रहा है और सैटेलाइट स्थान प्रतिक्रिया के अनुसार ये सैटेलाइट फ़ोन रोहित का है। हे भगवान, यह असंभव है। उसका सिग्नल बहुत अजीब है। वह पहले शहर के केंद्र में था और अब वह पहले ही शहर छोड़ चुका है। तकनीशियन ने सिग्नल प्रतिक्रिया से चौंककर चिल्लाया। डिस्प्ले स्क्रीन पर सिग्नल एक विचित्र रूप से अनियमित तरीके से आगे बढ़ा। घोस्ट डोमेन है ना, लेकिन इसकी सीमा सीमित है और वह उपेंद्र गुप्ता को पकड़ने के लिए इसमें इतना निपुण नहीं है। अरूप गुप्ता ने स्क्रीन पर एक नज़र डाली। स्क्रीन से सिग्नल प्रतिक्रिया के आधार पर उपेंद्र गुप्ता की कार की गति 100 मीटर प्रति सेकंड के करीब थी, जबकि रोहित का सिग्नल 300 मीटर के अंतराल पर स्पंदित हो रहा था, लेकिन बीच में ठहराव के साथ। प्रत्येक ठहराव लगभग 4 सेकंड तक चलता था। उस गणना के साथ गति वस्तुतः समान थी। अगर रोहित एक सीधी रेखा में यात्रा नहीं कर रहा होता और उपेंद्र गुप्ता को लंबा मार्ग चलाना पड़ता तो उनके बीच की दूरी और दूर होती जाती। निर्धारित पिकअप स्थान की ओर बढ़ो और एक बार व्यक्ति को लेने के बाद तुरंत पीछे हट जाओ, अरूप गुप्ता ने निर्देश दिया। अब ऐसा लग रहा था कि बचाव बड़ी समस्याओं के बिना होगा। इस विचार पर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। उपेंद्र गुप्ता इतनी तेज गाड़ी कैसे चला सकता है बिना ये डरे कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा?
पहली बार रोहित ने वास्तव में सुपरकार चलाने वाले लोगों से घृणा की। जब गति को सीमा तक बढ़ाया गया था तब घोस्ट डोमेन भी पकड़ नहीं सका। ये भागने के लिए प्रथम श्रेणी का था और उपकी मनोरंजन क्लब का स्थान भी गंभीर रूप से चुना गया था। अगर ये शहरी क्षेत्र में होता तो यातायात उपेंद्र गुप्ता को अपने जीवन विकल्पों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकता था। कुछ साल पहले ही बनी इस नई डामर सड़क का अनुसरण करते हुए कोई सीधे उत्तर की ओर परिधीय एक्सप्रेसवे पर जा सकता था। उसे पकड़ने के लिए मुझे तरीका बदलना होगा, घोस्ट डोमेन पर एक अधिक नाजुक नियंत्रण। रोहित की आंखें झिलमिला उठीं क्योंकि उसने एक समाधान सोचा। घोस्ट डोमेन के माध्यम से चलते समय वह इसे समवर्ती रूप से आगे बढ़ाएगा, इस प्रकार बीच के ठहराव की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। हालांकि वह एक बार में 300 मीटर के अंतर को बंद नहीं कर सकता था क्योंकि वहां कोई ठहराव नहीं था। ये तरीका तेज था। चलो एक कोशिश करते हैं। रोहित ने अपना प्रयास शुरू किया। एक लाल रोशनी सड़क पर झपटी और फिर 3 सेकंड बाद एक और लाल रोशनी तेजी से उस बिंदु से आगे बढ़ी जहां पहली रोशनी गायब हो गई थी। यह अभी भी बहुत धीमा है, प्रयोग करते रहो, उसने सोचा। लाल रोशनी आगे बढ़ना जारी रखा, इस बार 2 सेकंड के लिए रुक गई। 1 मिनट बाद ठहराव का समय 1 सेकंड तक कम हो गया। 2 मिनट बाद 1 सेकंड का अंतराल गायब हो गया। प्रयोग सफल रहा। घोस्ट डोमेन में एक निर्बाध संक्रमण हासिल किया गया। इस बिंदु पर सड़क पर ड्राइवर स्पष्ट रूप से एक लाल रोशनी को अकल्पनीय गति से ऊपर से उड़ते हुए देख सकते थे, बस एक झलक और फिर गायब। उस लाल रोशनी के भीतर कोई स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति की रूपरेखा को पहचान सकता था। नहीं, जो देखा गया था वह केवल दर्शक की आंख में बचा हुआ बिंब था। वास्तव में व्यक्ति पहले ही दृष्टि से गायब हो चुका था। प्रोफेसर, अच्छा नहीं। रोहित की गति अचानक बढ़ गई है, हेलीकॉप्टर पर सवार तकनीशियन चिल्लाया, सिग्नल प्रतिक्रिया की निगरानी करते हुए। यह अब 100 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया है और गति अभी भी बढ़ रही है। 120 मीटर प्रति सेकंड, 150 मीटर प्रति सेकंड, अब 200 मीटर प्रति सेकंड। हे भगवान, ये किस तरह की भूत मशीन है? क्या वह ध्वनि अवरोध को तोड़ने का इरादा रखता है? ऐसी गति परिवहन के किसी भी साधन से अप्राप्य है, केवल उड़ान ही संभवतः ऐसा कर सकती है। अरूप गुप्ता का चेहरा सूक्ष्म रूप से बदल गया। तुम सही हो, रोहित ने वास्तव में उड़ान भरी। मैंने पहले घोस्ट डोमेन का अध्ययन किया है और इसके अनुप्रयोग में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। यदि अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाए तो जो लोग भूतों को कमान देते हैं वे घोस्ट डोमेन का उपयोग करके उड़ान के एक रूप का अनुकरण कर सकते हैं। प्राचीन काल में भी इसके रिकॉर्ड हैं। उन्होंने यात्रा के इस तरीके को इंद्रधनुष परिवर्तन कहा था। अलग अलग समय, अलग अलग नाम, अलग अलग विवरण, लेकिन अनिवार्य रूप से एक ही चीज। डिस्प्ले स्क्रीन पर सिग्नल को देखते हुए अरूप गुप्ता ने तुरंत कहा, हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ाओ, हम राजमार्ग के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। उसे इस चौराहे पर उठाओ। उसने मानचित्र पर इशारा किया। आत्मविश्वास था कि यह सबसे उपयुक्त स्थान था। हालांकि इस क्षण रोहित ने पहले ही घोस्ट डोमेन का उपयोग करके अपनी गति को चरम पर धकेल दिया था। हालांकि वह उन पुनर्जीवित दुर्भावनापूर्ण भूतों जितना तेज नहीं था, वह जितना संभव हो सकता था अपनी सीमाओं को धकेल रहा था। ऐसी अत्यधिक गति ने रोहित को भी हैरान कर दिया, क्योंकि वह आसमान में उड़ रहा था। लाल रोशनी में लिपटा हुआ दोनों ओर का दृश्य इतनी तेजी से धुंधला हो रहा था कि यह स्पष्ट था, केवल आगे की नीली स्पोर्ट्स कार ही उसकी दृष्टि में लगातार करीब आ रही थी। इस गति से रोहित को टेलीफोन के खंभों, सड़क पर कारों और ऐसी चीजों से टकराने की चिंता नहीं थी। घोस्ट डोमेन के भीतर मौजूद वह पारभासी बस एक छाया था। साधारण वस्तुएं उसे छू नहीं सकती थीं, इसलिए वह लापरवाही से अपनी गति बढ़ा सकता था। ये बड़े भाई का हेलीकॉप्टर है। इस क्षण उपेंद्र गुप्ता, जिसने लापरवाही से स्पोर्ट्स कार को तेज कर दिया था, कई कार दुर्घटनाओं से बाल बाल बचते हुए आखिरकार सबसे खतरनाक खंड से बच निकला था। 1 साल से अधिक समय से तारांकन किए गए उसके ड्राइविंग कौशल आखिरकार आज काम आए थे। अंत में उसने दूर से आते एक हेलीकॉप्टर को देखा। यह अरूप गुप्ता का निजी चॉपर था। एक बार निजी चॉपर पर सवार होने के बाद अकेले रोहित की तो बात ही छोड़ो, 10 भी अरूप गुप्ता के चॉपर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें मौके पर ही गोली मार दी जाएगी, भले ही वे प्रभारी हों। क्या मैं बच गया? उपेंद्र गुप्ता ने सांस ली, तभी ध्यान दिया कि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीगा हुआ था। लेकिन मौत से बाल बाल बचने के बाद उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले ही बच गए हो? उस क्षण उपेंद्र गुप्ता के बगल से अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। बिल्कुल उसके बगल में, 1 मीटर से भी कम दूरी पर। क्या? उपेंद्र गुप्ता ने झटके से अपना सिर घुमाकर देखा, केवल ये देखने के लिए कि रोहित किसी तरह यात्री सीट ले चुका था। तुम
उपेंद्र गुप्ता चौंका और गुस्सा दोनों था, लेकिन रोहित ने तुरंत कहा, सड़क देखो, ध्यान से गाड़ी चलाओ। तभी उपेंद्र गुप्ता को अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने की दुनिया का रंग बदल गया था, जैसे कि लाल रोशनी की एक परत में लिपटी हुई हो और वह अब नीला आसमान या चकाचौंध कर देने वाला सूरज नहीं देख सकता था। दुनिया अजीब तरह से शांत थी, इतनी शांत कि यह भयानक थी, और यहाँ तक कि जो हेलीकॉप्टर कभी उसके सामने था वह भी गायब हो गया था। घोस्ट डोमेन टिल्ड। रोहित, तुम कमीने। उपेंद्र गुप्ता गुस्से में अपने दांत निकाले, कुछ निराशा महसूस कर रहा था। उसका अपना बड़ा भाई उसे लेने के लिए ठीक उसके सामने था। क्यों, रोहित यहाँ क्यों था? वह अच्छी तरह से जानता था कि घोस्ट डोमेन में प्रवेश करने का क्या मतलब था, विशेष साधनों या रोहित की अनुमति के बिना सामान्य साधनों से इस शापित जगह को छोड़ने का कोई तरीका नहीं था। भले ही घोस्ट डोमेन केवल कुछ 100 वर्ग मीटर में फैला हो। जब तुम्हारे पास मौका था तो तुम्हें मुझे कल ही मार देना चाहिए था। मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम मुझे नहीं मारते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमसे एक बार निपटने के अनुभव के साथ तुम इस बार फिर से जीवित नहीं हो पाओगे। रोहित उदासीन होकर यात्री सीट पर बैठा रहा। चलो देखते हैं कि पहले कौन मरता है। उपेंद्र गुप्ता ने अचानक एक बंदूक निकाली, जो अपने सामने रोहित को मारने के लिए तैयार था। अगले ही पल, बैंग टिल्ड, कार किसी चीज से टकराए, हिंसक रूप से झटकी, फिर हवा में उछली और जोर से सड़क पर गिरी। तेज गति की गति के कारण जंगली रूप से आगे लुढ़क गई। करोड़ों की स्पोर्ट्स कार तुरंत बिखरने लगी, एक टूट फूट गई, बर्बाद हो गई। मैंने तुमसे सड़क देखने और ध्यान से गाड़ी चलाने के लिए कहा था। तुमने नहीं सुना। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया इंजन बंद करें, कार से बाहर निकलें और अपना ड्राइवर का लाइसेंस प्रस्तुत करें। रोहित बर्बाद वाहन के सामने खड़ा होकर खून में सने उपेंद्र गुप्ता को देखते हुए कहा। वह अभी तक मरा नहीं था। अगर उपेंद्र गुप्ता में कोई कौशल था तो वह आसानी से नहीं मरना था। कार दुर्घटना को तो छोड़ो, भले ही उसका सिर काट दिया जाए, उसके भीतर का भूत इसे फिर से जोड़ने में मदद कर सकता था। लेकिन इस बार नहीं। रोहित को पहले से ही पता था कि इस बार उपेंद्र गुप्ता को पूरी तरह से कैसे मारना है ताकि वह पुनर्जीवित न हो।